दोस्तों नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट का सीडीपी। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और संभावित आने वाले क्वेश्चन का समावेशन है जो परीक्षा में सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। करें पियाजे के अनुसार गत्यात्मक या संवेदी प्रेरक अवस्था की अवधि क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है जन्म से 2 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष और डी है 11 से 15 वर्ष। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, यह जगत गत्यात्मक या संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, यह जन्म से 2 वर्ष होती है, ठीक ना। देखिए इस अवस्था में जो शिशु होता है अपनी ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, त्वचा और शारीरिक क्रियाओं जैसे पकड़ना, चूसना, ठीक ना, इसके माध्यम से संसार को क्या करता है, समझता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो पकड़ना, चूसना, आँख, कान, त्वचा सब के माध्यम से संसार को समझता है, ठीक ना। इस अवस्था के जब अंत में उसे वस्तु अस्थायित्व का गुण आने लगता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। मुझे कोई भी बच्चा दे दो और मैं उसे वैसा ही बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। यह कथन किसका है, जीबी वाटसन, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, सीए हल। तो देखिए ये बात जो बताया है जीबी वाटसन साहब बताए कि मुझे कोई बच्चा दे दो, उसको मैं डॉक्टर भी बना सकता हूँ, चोर भी बना सकता हूँ, जो कहेंगे वैसा मैं बना सकता हूँ, ठीक ना। उनके उसको क्या करेंगे, व्यवहार में डालेंगे, उस व्यवहार में डालेंगे, ठीक ना। चोर वाले व्यवहार में डालेंगे तो चोर बनेगा, जिस व्यवहार में डालेंगे वो बनेगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम नहीं है। देखिए तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम जो दिए हुए थॉर्नडाइक दिए हुए, ठीक ना। 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम भी है, ठीक ना। जो आंशिक क्रिया का नियम ये थॉर्नडाइक का नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो देखिए ये जो आंशिक क्रिया का जो नियम है यह गौड़ नियमों में से, गौड़ नियम 5 है ना, तो 5 में से एक है, ठीक ना। और ये मुख्य नियम पूछा है क्वेश्चन में, ठीक, ये मुख्य नियम पूछा है तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है अल्फ्रेड बी ने, बी है चार्ल्स स्पीयरमैन और सी है लुइस थर्स्टन और डी है जेपी गिलफोर्ड। तो देखिए द्विकारक जो सिद्धांत है चार्ल्स स्पीयरमैन का है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। जो चार्ल्स स्पीयरमैन है इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी होती है। एक जो होता है सामान्य कारक जिसको बोलते हैं जी फैक्टर, और एक होता है विशिष्ट कारक, उसको बोलते हैं यस फैक्टर, ठीक है ना। जो सामान्य कारक जी फैक्टर होता है वह जन्मजात होता है और विशिष्ट कारक जो यस फैक्टर होता है वह वातावरण से अर्जित किया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कोहलर ने अपने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रयोग किस जीव पर किया था। देखिए सूझबूझ से कोई काम करना कौन कर सकता है, बिल्ली तो नहीं करेगी, कुत्ता भी नहीं, चिंपांजी और चूहा। जो चिंपांजी, सुल्तान नामक जो चिंपांजी था ये अपने सूझ के हिसाब से वह काम किया, तो इसलिए चिंपांजी पर प्रयोग किए थे, ठीक ना। सूझ का सिद्धांत किस पर किए थे, चिंपांजी पर।
आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। मानसिक आयु का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? विलियम स्टर्न, लुईस टर्मन, अल्फ्रेड बिने और सिरिल बर्ट। तो देखिए जो मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है यह सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने दिया था। कौन दिए थे? अल्फ्रेड बिने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए इन्होंने अल्फ्रेड बिने ने साइमन के साथ मिलकर के, ठीक ना, 1908 में सबसे पहले मानसिक आयु का विचार दिया था। जो बुद्धि लब्धि आईक्यू का विचार बाद में कौन दिए? स्टर्न और टर्मन ने विकसित किया था। देखिए स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिए थे वह मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और जब टर्मन आए तो इसको इसमें 100 से गुणा कर दिए। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? विद्यालय, धार्मिक स्थल, परिवार, जन संचार माध्यम। तो देखिए जो बच्चों में है ना, यह परिवार जो होता है प्राथमिक समाजीकरण का कार्य करता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी? कर अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने या जारी रखने का नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो यह अभिप्रेरणा या परिभाषा किसने दी? तो देखिए स्किनर, गुड्स, गेट्स, वुडवर्थ। तो देखिए ये बात गुड्स बताया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह परिभाषा जो बहुत बार पूछी गई है, यूपी टेट के लिए एक क्या है, पसंदीदा प्रश्न है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से संबंधित है? लिखने की समस्या, पढ़ने की समस्या, गणितीय गणना की समस्या, ध्यान केंद्रित करने की समस्या। तो देखिए जो डिसलेक्सिया होता है यह पढ़ने की समस्या से संबंधित होता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिखने से डिस्ग्राफिया और गणितीय गणना डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा दंड और आज्ञाकारिता के आधार पर सही गलत का निर्णय लेता है? तो पूर्व पारस्परिक स्तर, उत्तर पारस्परिक स्तर और अमूर्त स्तर। तो देखिए जो बच्चा सही गलत का निर्णय लेता है वह जो होता है पूर्व पारस्परिक स्तर में। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यह जो होता है नैतिक विकास का पहला चरण होता है जो 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चे के पास अपनी कोई खुद की नैतिकता नहीं होती है। वह केवल बड़ों के डर या सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? सृजनात्मकता का मतलब होता है जो चारों तरफ से ये क्या हो, ज्ञान प्रस्तुत करे, ज्ञान अर्जित करे। ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आत्मकेंद्रित चिंतन, रूढ़िवादी चिंतन। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा लक्षण जो होता है की जय हो, अपसारी चिंतन। क्या होगा? अपसारी चिंतन। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। बाल विकास में सेफलोकॉर्डल नियम के अनुसार विकास की दशा क्या होती है? सेफलोकॉर्डियल जो होता है नियम के अनुसार विकास की दशा क्या होती है? तो देखिए जो सेफलोकॉर्डल होता है इसमें क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सिर पदाभिमुख, मतलब सिर से पैर की ओर।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा सिर से पैर की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में किस जीव पर प्रयोग किए थे? स्किनर का पूछ रहा है। तो कुत्ते और बिल्ली पर, चूहे और कबूतर पर, चिंपांजी और बंदर पर, खरगोश पर। तो देखिए जो स्किनर जो किए थे वह चूहे और कबूतर पर। किस पर? चूहे और कबूतर पर स्किनर किए थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। बाल विकास की किस अवस्था को स्वर्ण काल या तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए जो तूफान की अवस्था जो कहा जाता है यह किशोरावस्था को, ठीक ना। ये कौन कहे हैं? स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने ये बताए थे कि जो बालक का जो स्वर्ण काल अवस्था कहलाती है या तूफान और तनाव की अवस्था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। बुद्धि का बहु बुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, हावर्ड गार्डनर, डेविड वेक्सलर और लुइस थर्स्टन। तो देखिए ये जो किए थे हावर्ड गार्डनर ने, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है? तो शिक्षण प्रतिपुष्टि, पाठ योजना, प्रस्तावना। तो देखिए जो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रथम चरण होता है अर्थात माइक्रो टीचिंग का, वह जो होता है पाठ योजना। पाठ योजना पहले बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ही पढ़ाएंगे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत। तो देखिए जो विकास होता है यह निरंतरता का सिद्धांत होता है, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। शिक्षण की आगमन विधि में आगे बढ़ने का क्रम क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है जो जॉन डेवी के शिष्य थे? जो प्रोजेक्ट विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? तो किलपैट्रिक, फ्रॉवेल, मारिया मॉन्टेसरी और सुकरात। तो देखिए इसके जो प्रतिपादक है किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक है जो जॉन डेवी के शिष्य थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। डिस्कैल्कुलिया नामक अधिगम अक्षमता का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लिखने में कठिनाई, बी है गणितीय गणनाओं में कठिनाई, सी है भाषा को समझने में कठिनाई और डी है चलने फिरने में कठिनाई। तो देखिए जो डिस्कैल्कुलिया होता है यह गणितीय गणनाओं में कठिनाई होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीए 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है सत्तावादी नहीं, सुगमकर्ता और सुविधादाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 22 है व्यक्तित्व मापन की प्रासंगिक अंतर्बोधन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है हरमन रोरसा, मार्गन एवं मरे, लियोपोल्ड बैकल और फ्रांसिस गाल्टन। तो देखिए ये जो किए थे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT,
यह मार्गन और मरे ने किए थे, ठीक ना। तो मार्गन और मरे ने, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। विकास के समिश्र दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे आगे बढ़ता है? तो सिर से पैर की ओर, ये तो होगा नहीं। बी है केंद्र से शरीर के बाहर के अंगों या परिधि की ओर, तो ये बात ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत और व्यवहारवादी सिद्धांत। तो देखिए जो अल्बर्ट बंडूरा है यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस प्रति वर्ष कितने होने चाहिए? तो देखिए प्राथमिक स्तर पर, तो जो प्राथमिक स्तर पर 200 होना चाहिए, ठीक ना। प्राथमिक स्तर पर 200 होना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200। देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षणिक वर्ष जो होता है, जो 1 साल का जो वर्ष होता है उसमें न्यूनतम 200 कार्य दिवस होना चाहिए और या तो 800 घंटे। और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 220 कार्य दिवस होना चाहिए और 1000 घंटे अनिवार्य होना चाहिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समाज में वयस्कों के सहयोग से जो कुछ भी सीख सकते हैं उसकी ऊपरी सीमा और वर्तमान स्तर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्कीमा, आत्मसातीकरण, समिश्र विकास का क्षेत्र, मचान। तो देखिए ये जो कहलाता है समिश्र क्षेत्र का विकास, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। मैकडूगल के अनुसार मनुष्य में कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है? तो देखिए कुल 14, कितनी? मैकडूगल के अनुसार कुल 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है जिसे बलोधान विधि भी कहा जाता है? तो देखिए मारिया मॉन्टेसरी, फ्रेडरिक फ्रॉवेल, जॉन डेवी और आर्मस्ट्रांग। तो देखिए ये जो है फ्रेडरिक फ्रॉवेल है, ठीक ना। फ्रेडरिक फ्रॉवेल जो है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक है, ठीक ना। यह जर्मनी की है। यह 1837 में इस विधि का प्रतिपादन किया था, ठीक ना। इस विधि में क्या होता है कि बच्चों का बगीचा, इसको क्या बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का जो अर्थ है बच्चों का बगीचा। इसमें स्कूल को बगीचा और शिक्षक को माली और बच्चों को पौधा के समान मानकर खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। देखिए बुद्धिलब्धि IQ ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है जिसे टर्मन ने पूर्ण किया था? जब टर्मन पूर्ण किए थे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें तो क्या XY लिखा हुआ है ना, इसको हम बता देते हैं, सूत्र लिख देते हैं। देखिए मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक ना। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये जो होता है सूत्र है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं।
वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी थी? कह रहा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो यह परिभाषा जो दी थी बी.एन. झा ने। किसने दी थी? बी.एन. झा। देखिए भारतीय मनोवैज्ञानिक बी.एन. झा के अनुसार जो है माता पिता के माध्यम से जो भी जैविक क्षमताएं, शारीरिक या मानसिक गुण बच्चे को जन्म के समय मिलते हैं, उन सभी का कुल योग ही उसका वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। अर्थ है तो ऑप्शन नंबर 1 केवल विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालय में पढ़ाना। नहीं, ये बात गलत है। बी है मेधावी छात्रों के लिए अलग कक्षा की व्यवस्था करना है। ऐसा कोई बात नहीं, समय से शिक्षा नहीं करती है। सी कह रहा है सभी बच्चों को समान और विशेष आवश्यकता वाले को एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना। ये बात ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। सीखने में पठार बनने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक प्रेरणा। नहीं। शारीरिक सीमा का या थकान। ठीक है। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग। नहीं। बच्चे की तीव्र बुद्धि। ऐसी नहीं, जो शारीरिक सीमा या थकान जो होता है यही बाधा डालती है। पठार मतलब बाधा डालना। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। पियाजे के अनुसार स्कीमा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक गत्यात्मक कौशल। बी है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का संबंध। सी है मस्तिष्क में संगठित सूचनाओं के पॉकेट से या वैचारिक रूपरेखा। और डी है किसी कार्य को रटने की क्षमता। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, स्कीमा का मतलब होता है मस्तिष्क में जो संगठित सूचनाएं और पॉकेट से या वैचारिक रूपरेखा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में वर्गीकरण किसने किया था? अंतर्मुखी और बहुमुखी का जो प्रकार था उसमें वर्गीकरण कौन किए थे? तो देखिए जो किए थे कार्ल जुंग। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग तकनीकी का विकास सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो देखिए ये जो हुआ था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक ना, जो अमेरिका में स्थित है। ठीक ना। ये 1961 में हुआ था। ठीक ना। कौन किया था? डब्ल्यू एलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालकों में पलटावी गुण का अभाव पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था की मुख्य सीमा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में विभाजित किया है? तो 2, 3, 4, 5। तो मुख्य रूप से थॉर्नडाइक ने 3 प्रकारों में विभाजित किया है। कौन कौन से? अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक या मूर्त बुद्धि और तीसरे सामाजिक बुद्धि। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह प्रसिद्ध कथन किस दार्शनिक का है? प्लूटो, अरस्तु, सुकरात, जॉन लॉक। तो ये देखिए जो है अरस्तु का है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रक्षेणात्मक व्यक्तित्व मापन की श्रेणी में नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, बाल अंतर्बोधन परीक्षण, प्रश्नावली विधि और शब्द साक्षर परीक्षण। तो ये जो है प्रश्नावली विधि जो होती है वह प्रक्षेणात्मक व्यक्तित्व मापन में नहीं आती है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? तो देखिए 5+3+3+4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन में लार का आना भोजन देकर किस प्रकार का अनुक्रिया है? जब लार आती है तो अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगी UCR। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। प्रश्न 42 देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? फ्राबेल, जॉन डेवी, जीन पियाजे, बर्क। तो ये देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो है जॉन डेवी है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। शिक्षण के स्मृति स्तर
के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए J.F. हर्बर्ट, H.C. मॉरिसन, हर्न, D.B. तो देखिए जो है J.F. हर्बर्ट है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इन्होंने स्मृति स्तर मतलब रटने पर आधारित होता है, बोध स्तर जो समझने पर आधारित होता है, चिंतन स्तर जो समस्या समाधान पर आधारित होता है। इन्होंने शिक्षण की 3 स्तर दिए है, ठीक ना, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, रचनात्मक या सृजनात्मकशीलता की पहचान के लिए टोरेंट परीक्षण में मुख्य रूप से किन तत्वों को मापा जाता है? तो देखिए केवल सामान्य ज्ञान नहीं, केवल शब्द आएगा तो निगेटिव होता है। रटने की क्षमता, रटना भी क्या होता है? निगेटिव होता है। धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल तार्किक गति नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरणा का आंतरिक कारक है? पुरस्कार और मेडल, माता पिता की डांट का डर, किसी विषय को सीखने की तीव्र जिज्ञासा, आत्मसंतोष। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी विषय की जिज्ञासा जो होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ठीक ना। रुचि, आनंद, ये सब क्या आंतरिक अभिप्रेरणा है। आइए प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार जीवन की पहली अवस्था कौन सी है? स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता और पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। तो ये देखिए जो है विश्वास बनाम अविश्वास। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। डिस्ग्राफिया नामक विकार से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस क्रिया में कठिनाई होती है? पढ़ने में, गणित हल करने में, लिखने में, सुनने में। तो देखिए किस में होती है? लिखने में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो ये देखिए जो ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है यह मूल्यांकन होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। समस्या समाधान विधि का सबसे पहले और अनिवार्य चरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आंकड़ों का संग्रह करना, बी है परिकल्पना का निर्माण करना, सी है समस्या की पहचान या जागरूकता और डी है निष्कर्ष निकालना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? समस्या की पहचान या जागरूकता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह प्रसिद्ध परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो ऑप्शन नंबर है वुडवर्थ, J.B. वाटसन, स्किनर, मैकडूगल। तो ये देखिए जो कहे मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, तो यह बात J.B. वाटसन ने दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। वाटसन ने इसे पूरी तरह स्पष्ट करते हुए कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक शुद्ध, धनात्मक और निश्चित विज्ञान है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए टोटल 50 क्वेश्चन हुए। आप लोग बताइए इसमें से आप लोगों का कितने क्वेश्चन आ रहा था, कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं और कितने गलत, जो गलत किए हैं। वीडियो को 2 बार देखिएगा ताकि क्लियर हो सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।